नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। भारत के औद्योगिक घराने, अरबपति और कारोबारी संकट में हैं। इन्होंने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से जो कर्ज ले रखा था, उसकी अदायगी भारी पड़ी हुई है। प्रॉपर्टी, स्टील, सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें मंदी न हो, घाटा न हो। कारपोरेट और कंपनियों की बैलेंस शीट में यदि मुनाफा है भी तो वह कहने को और दिखावे का है। इन पर कर्ज बढ़ रहा है, देनदारी बढ़ रही है। कई कारोबारी समूह डिफाल्टर है, लाखों करोड़ रुपए की कर्जदारी है और उनका पूंजी निवेश कमाई करके नहीं दे रहा, मतलब एनपीए बढ़ रहा है। ऐसे में इन सब के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली की चेतावनी खतरे की घंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बैंकों से कर्ज लेकर भागे लोगों से पाई पाई वसूलेंगे। फिर केंद्रीय वित्त मंत्री ने अलग कहा कि विजय माल्या जैसे कर्जदार बैंकों को सम्मान से बकाये का भुगतान करे, अन्यथा जांच एजेंसियों की जोर जबरदस्ती के लिए वे तैयार रहे। वित्त मंत्री के अनुसार बैंक और अन्य एजेंसियों के पास कानूनी कार्रवाई से दबाव डालने वाले तरीके हैं। संबद्ध एजेंसियां जांच कर रही है। जाहिर है आने वाले दिनों में विजय माल्या जैसे मामले और हो सकते हैं। कई उद्योगपति अपनी कंपनियों को बेचने या देनदारी को रीस्ट्रक्चर करने की जुगाड़ में है। बुनियादी बात है कि देश की आर्थिकी में गति आए तो उद्योगपति आगे की सोचे। मार्च तक डिफाल्टर और एनपीए के आंकड़े को भारी आशंकाएं हैं। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। एक तरफ राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का सदर बनाने की तैयारी चल रही है तो दूसरी जानिब सूबे में उनके कामकाज के तरीके से कांग्रेस रहनुमाओं की नाराजगी भी बढ़ी है। केरल में राहुल गांधी अपने बनवाए सूबाई सदर वीएम सुधीरन की हिमायत कर रहे थे, लेकिन वजीर आला ओमन चांडी ने ऐसे तेवर दिखाए कि राहुल गांधी को बैकफुट पर ला दिया। बताया जा रहा है कि उन्होंने 5 दागी अराकीन असेंबली की टिकट काटने के राहुल के फैसले को वीटो कर दिया, जिसके बाद उनमें से 4 अराकीन असेंबली की टिकट तय हो गयी। बंगाल के सूबाई सदर अधीर रंजन चौधरी ने भी इंतखाबात के ज्यादातर फैसले अपने मन से किए हैं। हरियाणा में साबिक वजीर आला भूपेंद्र सिंह हुड्डा तनहा हुए हैं। वजीर आला रहते वो कुमारी शैलजा और अशोक तंवर की राहुल से करीबी की वजह से उनसे टकराते रहते थे, और अब माना जा रहा है कि रणदीप सुरजेवाला की वजह से उन्हें मुश्किल आ रही है। सुरजेवाला की राहुल से करीबी की वजह से हरियाणा का तनासुब बदला है। असम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड के नाराज कांग्रेस रुकने असेंबली को नजरअंदाज करने की वजह से तीनों सूबों में कांग्रेस की हुकूमत बहरान में आई। अब इसी तरह का बहरान मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में नजर आ रहा है। पंजाब में भी खुद को नजरअंदाज किए जाने की वजह से नाराज जगमीत सिंह बराड़ ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ महाज खोला है। हिमाचल प्रदेश में भी अराकीन असेंबली का एक ग्रुप इस बात से नाराज है कि राहुल गांधी उनकी नहीं सुन रहे हैं और आंखें बंद करके वीरभद्र सिंह या आनंद शर्मा की हिमायत कर रहे हैं। बीजेपी के रहनुमा मगरबी बंगाल के इंतखाबात में वजीर आला ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को निशाना बना रहे हैं, लेकिन ये एक हिकमत अमली के तहत हो रहा है। बीजेपी जितना खुलकर ममता को निशाना बनाएगी, उनको उतना ज्यादा फायदा होगा। कांग्रेस और बायां महाज के रहनुमा उन पर बीजेपी से मिले होने का इल्जाम आयद कर रहे हैं। तभी राहुल गांधी ने कहा कि एक स्टिंग पर नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड की हुकूमत बर्खास्त कर दी, लेकिन वैसे ही स्टिंग पर मगरबी बंगाल की हुकूमत को कुछ नहीं किया। राहुल और बायां महाज के रहनुमाओं के ऐसे इल्जामात का जवाब देने का एक ही रास्ता है कि बीजेपी की तरफ से तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी पर हमला हो। इसलिए बीजेपी के रहनुमा ममता पर हमला जारी रखेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी अपनी रैलियों में उनको निशाना बनाएंगे। जयललिता के मामले में बीजेपी के रहनुमा काफी एहतियात बरत रहे हैं। मरकजी वजीर पीयूष गोयल और प्रकाश जावड़ेकर ने उनको निशाना बनाया था, जिसके फौरन बाद पार्टी के एक सीनियर रहनुमा वेंकैया नायडू ने सफाई दी। माहिरीन जराये के मुताबिक पार्टी के आला रहनुमा इस बात से नाराज हैं कि गोयल और जावड़ेकर ने अम्मा पर जाती हमले किए। इन दोनों ने कहा कि जयललिता किसी से नहीं मिलती है। एक तरह से इस बात को मुस्तरद करते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि वो 2 बार जयललिता से मिल चुके हैं और उन्हें उनसे मिलने में कोई परेशानी नहीं होती है। कहा जा रहा है कि पार्लियामानी सियासत में दोनों खवातीन की जरूरत को देखते हुए बीजेपी ने हम आहंगी बनाए रखने का फैसला किया है।
बिहार में बरसर इक्तदार इत्तेहाद जेडीयू और आरजेडी में ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। हाल ही के 2 मामलों को लेकर जेडीयू रहनुमाओं में बड़ी नाराजगी है। आरजेडी के कौमी सदर लालू प्रसाद ने अपनी टीम बनाई तो कत्ल और अगवा के कई इल्जामात में जेल में बंद शहाबुद्दीन को कौमी मजलिस आमला में शामिल कर लिया। बताया जा रहा है कि कुछ वजूहात से शहाबुद्दीन नाराज चल रहे थे और उन्हें खुश करने के लिए लालू ने उनको ये ओहदा दिया है, लेकिन जेडीयू के रहनुमा इससे खुश नहीं है। पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने इस पर नाराजगी का इजहार किया। इससे पहले भी आरजेडी के 2 रहनुमा शहाबुद्दीन से मिलने जेल में गए थे और उनकी मुलाकात की तस्वीर मंजर-ए-आम आ गई थी, जिससे हुकूमत की किरकिरी हुई। इसी तरह एक महकमे की तरफ से मीडिया में जारी किए गए इश्तिहारात में वजीर आला नीतीश कुमार की तस्वीर नहीं लगाए जाने से भी जेडीयू के रहनुमाओं में नाराजगी है। इस इश्तिहार में सिर्फ इस महकमे के वजीर तेजस्वी यादव की फोटो लगी थी। जेडीयू के माहिरीन जराये का कहना है कि 10 अप्रैल को होने वाली पार्टी की कौमी मजलिस आमला में इस मसले पर तबादला ख्याल हो सकता है। दरअसल आरजेडी के रहनुमा तेजस्वी यादव की वजीर आला के ओहदे के लिए पोजीशनिंग कर रहे हैं। आरजेडी के जराये का कहना है कि लालू प्रसाद इसी असेंबली में अपने युवराज की ताजपोशी की तैयारी में हैं। आरजेडी रहनुमाओं की इस जल्दबाजी से भी जेडीयू रहनुमाओं में नाराजगी है। हालांकि आरजेडी रहनुमाओं का कहना है कि नीतीश कुमार कौमी सियासत में जा रहे हैं, इसलिए बिहार की सियासत पर तेजस्वी का दावा बनता है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज स्टैंड अप इंडिया मंसूबे की शुरुआत की। इस मंसूबे के तहत बैंकों के जरिए SC, ST और खातून कारोबारियों को 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच कर्ज देकर इन तबके के लोगों की कारोबारी को फरोग देना है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नोएडा में बाबू जगजीवन राम के यौम वलादत के मौके पर स्टैंड अप इंडिया मंसूबे की शुरुआत करते हुए कहा कि आज हम सालों तक मुल्क की खिदमत अंजाम देने वाले बाबू जगजीवन राम को खिराज अकीदत पेश करते हैं। मोदी ने कहा कि बाबू जगजीवन राम ने मेरिट को तरजीह दी। बाबू जगजीवन राम ने मुल्क का सर फख्र से ऊंचा किया है। मोदी ने कहा कि वजीर ज़राअत के तौर पर बाबू जगजीवन राम ने हरित क्रांति के लिए काफी कुछ किया। मोदी ने कहा कि कोई किसी भी पार्टी में रहा हो, हमें उन्हें याद रखना है जो मुल्क के लिए जिए हैं। उन्होंने कहा कि सबको आगे आने का मौका मिलना चाहिए। हुनर में कोई कम नहीं है। जैसा हुनर मेरे पास है वैसा ही मेरे दलित भाइयों के पास है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल और उनके एक वजीर कपिल मिश्रा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस पर बेहद इश्तियाल अंगेज बयान दिया है। केजरीवाल ने कहा है कि पठानकोट में हुए दहशतगर्दाना हमले की तफ्तीश के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को बुलाकर हुकूमत ने भारत माता की पीठ में छुरा भोंक दिया है। केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा है कि बीजेपी और आरएसएस वाले मुंह से भारत माता की जय बोलते हैं और ISI को बुलाकर भारत माता की पीठ में छुरा भोंक देते हैं। गौरतलब है कि पाकिस्तान की तफ्तीशी टीम की लीक हुई रिपोर्ट के हवाले से पाकिस्तान में खबर छपी है कि पठानकोट हमला हिंदुस्तान ने ही करवाया था और उसका मकसद पाकिस्तान को बदनाम करना था। इस खबर के हवाले से केजरीवाल ने एक दूसरे ट्वीट में कहा कि यह पहली बार हो रहा है कि किसी वजीर आजम ने पाकिस्तान के सामने अपने मुल्क की बेइज्जती की है। उनके एक वजीर कपिल मिश्रा ने इससे एक कदम आगे बढ़कर ट्वीट करते हुए पूछा कि क्या ISI के एजेंट हैं हमारे प्रधानमंत्री। उन्होंने लिखा कि जिस तरीके से वजीर आजम हिंदुस्तान मुखालिफ ताकतों के आगे सरेंडर कर रहे हैं वो शर्मनाक है। अरविंद केजरीवाल और उनके वजीर कपिल मिश्रा के बयान के बाद बीजेपी ने उन पर जोरदार पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल ने एक बार फिर अपनी आईनी हद को लांघा है। बीजेपी ने उन पर कौमी सलामती से खिलवाड़ करने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि वो मुल्क की सिक्योरिटी का मसला प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया में उछाल रहे हैं। बीजेपी ने उन पर दिल्ली के लोगों से दगा करने और उन्हें ठगने का इल्जाम भी आयद किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के लिए इश्तियाल अंगेज ट्वीट लिखने पर कपिल मिश्रा को भी बीजेपी ने आड़े हाथों लिया। पठानकोट में हुए दहशतगर्दाना हमले की तफ्तीश के लिए हिंदुस्तान आई पाकिस्तान की ज्वाइंट तफ्तीशी टीम की रिपोर्ट को लेकर तनाजा शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया में तफ्तीशी टीम की मुबैना रिपोर्ट लीक हो चुकी है। इस रिपोर्ट में पठानकोट हमले को हिंदुस्तान का खुद कराया ड्रामा करार दिया गया है। एक टीवी चैनल पाकिस्तान टुडे ने GIT की रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि तफ्तीशी टीम को इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं कि हमलावर पाकिस्तान से गए थे। तफ्तीशी टीम ने ये इल्जाम भी आयद किया है कि हिंदुस्तान में तफ्तीश में ताउन नहीं मिला।
हिंदुस्तान से तफ्तीश करके लौटने के वक्त भी एक अफसर ने कहा था कि हिंदुस्तान ने इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं दिए हैं कि हमलावर पाकिस्तान से आए थे। एक दूसरे टीवी चैनल जियो न्यूज के मुताबिक तफ्तीशी टीम ने कहा है कि उन्हें पठानकोट एयरबेस पर मेन गेट की बजाय एक छोटे से दरवाजे से अंदर ले जाया गया और मौकाए वारदात पर सिर्फ 55 मिनट तक रहने दिया गया। इतने कम वक्त में कोई सबूत नहीं इकट्ठा किए जा सकते थे। बिहार में वजीर आला नीतीश कुमार ने आज से मुकम्मल शराब पर पाबंदी का ऐलान कर दिया। आज हुए तकरीबन 2 घंटे के काबीना के इजलास के बाद नीतीश कुमार ने फौरी तौर पर मुकम्मल शराब बंदी का ऐलान कर दिया। इससे पहले तय किया गया था कि अभी सिर्फ देसी शराब पर पाबंदी होगी और 6 महीने के बाद मुकम्मल शराब बंदी नाफिज होगी। लेकिन देसी शराब पर पाबंदी के पहले 4-5 दिन में मिले रिस्पॉन्स से जोश में आए नीतीश कुमार ने 6 महीने पहले ही मुकम्मल शराब बंदी कर दी। उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि बिहार में शराब के खिलाफ अवामी तहरीक शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि शराब पर पूरी तरह से पाबंदी आयद करने का ये सबसे सही वक्त है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पॉलिसी साज शरह सूद में 4.25% की तखफीफ का ऐलान किया है। आरबीआई के इस फैसले के बाद कर्ज सस्ते हो सकते हैं और आशियाना व गाड़ियों के कर्ज की ईएमआई भी सस्ती हो सकती है। 2 महीने पर होने वाली माली पॉलिसी के तज्जिये में आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन ने शरह सूद में आगे भी नरमी बनाए रखने का इशारा दिया। इससे एक दिन पहले पीर को CII के इजलास में मरकजी वजीर खजाना अरुण जेटली ने शरह सूद में तखफीफ की जरूरत बताई थी। इस तखफीफ के बाद रेपो रेट कम होकर 6.5% हो गया है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। बैंक का संकट हो या उद्योगपतियों और कंपनियों का, सभी के लिए मूल दोषी यूपीए सरकार का वक्त है। मनमोहन सरकार के आखिरी सालों में नीतिगत लकवा ऐसा था कि तमाम बड़े प्रोजेक्ट ठप हुए। उसके चलते सड़क से लेकर खनन आदि तमाम क्षेत्रों में अनिश्चितता आई और संकट बनने लगा। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा एक खुलासा। हिंदुस्तान के मशहूर कारोबारी विजय माल्या का मामला एक केस स्टडी है। इससे बैंकों, माली इदारों और मुल्क के कारोबारियों की हकीकत जाहिर हुई है। माल्या के मामले से ऐसा लग रहा है जैसे बहरान एक कारोबारी ग्रुप और बैंकों का है, लेकिन दरअसल बहरान हिंदुस्तान की इक्तिसादियात का है, जिसका शिकार बैंक भी हैं, माली इदारे भी हैं और कारोबारी भी हैं। हिंदुस्तान के दर्जनों बड़े कारोबारी ग्रुप मुश्किल में फंसे हैं। उन्होंने जिन मंसूबों में पैसा लगाया है वो पूरे नहीं हो रहे हैं और उन पर बैंकों व माली इदारों का दबाव मुसलसल बढ़ रहा है। मुल्क के कई मशहूर सनती ग्रुपों ने जो रियल एस्टेट और यहाँ तक कि तवानाई जैसे हल्के में काम कर रहे थे, उन्हें अपने प्रोजेक्ट्स बेचकर कर्ज लौटाना पड़ रहा है। हाल ही में एक बड़ी कंपनी ने अपने 2 पावर प्रोजेक्ट बेचे हैं। इसके बावजूद उस पर तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए का बकाया है। बहुत कम कंपनियां ऐसी है जो फायदे में हैं और बैंकों की कर्ज अदायगी सही वक्त पर कर पा रही है। ये हालात गुज़िश्ता कुछ सालों में बने हैं और अगर विजय माल्या का मामला नहीं खुलता तो अभी कुछ वक्त तक इस पर पर्दा पड़े रहना था। दरअसल इक्तिसादी इस्लाहात पर ज्यों के त्यों हालात बने रहने और यूपीए हुकूमत में पॉलिसी साज लकवे की वजह से ऐसे हालात बने हैं। यूपीए हुकूमत की दूसरी मियाद में एक के बाद एक जिस तरह से बदउनवानी के मामले सामने आए और गुज़िश्ता तारीखों से केस निकाल कर अफसरान को उसमें लपेटा गया, उसका नतीजा ये हुआ है कि अफसरान ने फैसले करने बंद कर दिए। उस वक्त के वजीर आजम मनमोहन सिंह की तमाम अपील के बावजूद अफसरान ने जोखिम लेना ठीक नहीं समझा, इसलिए फाइलें अटकी रहीं। इसी तरह तहवील आराजी कानून को लेकर बने कंफ्यूजन की वजह से भी कई प्रोजेक्ट अटक गए। बरसों तक रिजर्व बैंक ने महंगाई को काबू में करने के लिए शरह सूद में इजाफे का फार्मूला अपनाया। यूपीए के दौर इख्तिदार में 1 दर्जन से ज्यादा मर्तबा शरह सूद में इजाफा किया गया। इसका असर ये हुआ कि बाजार में नकदी का दायरा कम होता गया, लोगों के पास पैसे नहीं थे और सस्ते लोन की सहूलत नहीं थी, तो रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल सेक्टर की तेजी थम गई। इस वक्त मुल्क में लाखों की तादाद में फ्लैट बनकर तैयार हैं, लेकिन उनका खरीदार नहीं है। ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगाने वाली कंपनियों का कर्ज मुसलसल बढ़ रहा है और साथ ही बैंकों, माली इदारों और हुकूमत का भी दबाव बढ़ता जा रहा है। इसलिए ये एक नए तरह का भंवर है जिसमें इक्तिसादियात फंसी है। न बड़े प्रोजेक्ट पूरे हो रहे हैं, न बाहर से बड़ी सरमायाकारी आ रही है और न बाजार में मांग बढ़ रही है। इसी वजह से बैंकों के पैसे भी अटके हैं और बैंक कर्ज देने से भी घबरा रहे हैं। तभी माना जा रहा है कि इस भंवर से निकलने के लिए कोई फैसला करना या एक पॉलिसी बनाना काफी नहीं होगा।
हुकूमत को मुकम्मल तौर से इस बहरान के बारे में सोचना होगा और इसका हल निकालना होगा। एक तरफ उसे इक्तिसादी इस्लाहात की गाड़ी तेज दौड़ानी होगी तो दूसरी जानिब बरसों से अटके मंसूबों को पूरा कराने पर जोर देना होगा। बैंकों को अपने डूबे हुए पैसे निकालने के लिए जोखिम लेकर मजीद सरमायाकारी करनी होगी और हुकूमत को भी ये ध्यान रखना होगा कि वो सिर्फ सियासत की खातिर ईमानदार सनतकारों और कारोबारियों के मफाद की बलि न चढ़ाए। अब एक ब्रेक है, उसके बाद कर्जदार कारोबारियों के संकट पर चर्चा करेंगे। विजय माल्या के चलते पूरे देश का ध्यान कर्जदार कारोबारियों और कंपनियों पर है। माहौल ऐसा बना है जिससे लगता है मानो बैंकों को लूटने के लिए ही कर्ज लिया गया। यदि यही बात है तब नामी घराने लाखों लाख करोड़ रुपए की देनदारी के संकट में है। यह संकट आर्थिकी के कारण ज्यादा है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुकुल शुक्ला है। मुकुल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बैंकों से जिसने कर्ज लिया है उन सबसे पाई पाई वसूली जाएगी। फिर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी कहा है कि पैसा दे दें, नहीं तो तमाम तरह की कार्रवाइयां संभव है। क्या लगता है आपको कि एनपीए और जो उद्योग धंधे इस समय परेशानी में है, सचमुच में वसूली हो सकेगी? एनपीए का कोई समाधान निकलेगा या संकट बढ़ेगा? देखिए, दो बातें उन्होंने कही। हाँ, कि पाई पाई वसूल करेंगे। हाँ, और वसूलना उनका लक्ष्य है। हाँ, तो वसूलना अगर लक्ष्य है तो उसके लिए उनको बहुत से तरीके अपनाने पड़ेंगे। सरकारी हथकंडे काम नहीं करते इन सब चीजों में, आपने देखा ही है। सरकार की एबिलिटी इन सब मामलों में बड़ी लिमिटेड है। तो उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो पोजीशन, इनकी अधिकतर समस्याएं तो आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने सॉल्व कर दी है। हाँ, अब रहा वो कुछ मलया के चलते ये इशू ऐसा हो गया, ये पॉलिटिकल इशू बन गया। हाँ, तो इनको इस तरीके का भाषण देना पड़ा है। लेकिन सवाल ये कि जो अधिकतर लोन लिए गए हैं ये बीजेपी के रेजिम में नहीं लिए गए। ये 2008 में देखिए लगभग 43,000 करोड़ रुपए की एनपीए थी, जो बढ़ करके 3,43,000 करोड़ रुपए, हाँ, ये जाकर के अभी 15-16 में हो गया है। और सबसे ज्यादा जो एनपीए बढ़ी है वो जो लास्ट ईयर ऑफ यूपीए 2 गवर्नमेंट थी, 11 से लेके 13 तक, 14 के पहले, हाँ, उसमें बढ़ी है। आज की तारीख में लाखों करोड़ रुपए एनपीए में है, तो क्या वसूलाई संभव है? क्या उसके लिए इनको, वही मैंने कहा ना, रघुराम राजन साहब ने काफी समस्याएं हल की हुई। उन्होंने बैंकों को कहा है कि आप अपना बैलेंस शीट क्लियर कीजिए, और बैलेंस शीट क्लियर करने के लिए 2-3 तरीके हैं। सबसे बढ़िया तरीका जो है वो बैंक अपना कर रहे हैं कि भाई अंत में क्या होगा कि बैड बैंक्स बनेंगे। हाँ, जो मतलब वो लोन को बट्टे खाते में डाल के उसको बैलेंस शीट ठीक करेंगे। लेकिन ये फिर पाई पाई वसूलना नहीं होता। हाँ, लेकिन पाई पाई वसूलने वाली बात तो आप नहीं, लेकिन फिर भी एक ये है कि भाई आप बट्टे खाते में, बैंक ने जो कर्जा लिया वो लाखों करोड़ रुपए अगर बट्टे खाते में चला जाएगा तो फिर सरकार की और सबकी धमक कैसे? बट्टे खाते में नहीं जाता है ना। हाँ, आज की दुनिया में वही तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, और उसमें सबसे नहीं, लेकिन आपको ये नहीं मानना कि इसके बजाय, इस अप्रोच के बजाय इकोनॉमी को आर्थिकी में गति लाने के उपाय हो? नहीं, वो आर्थिक गति तो ला रहे हैं एक तरीके से, उस तरफ तो गति बढ़ी। इन्होंने क्या किया, ऐसी गति पैदा कर दी जिसमें 2 किलोमीटर से ज्यादा सड़क नहीं बनते थे। तो उसमें आप उद्योग धंधों को भी ब्लेम नहीं कर सकते। अच्छा, और बैंकों को लगा कि पता नहीं अचानक कहां से इकोनॉमी पिकअप हो जाएगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह बैठे हुए थे, लोगों को पूरा विश्वास था ये कुछ जादू की छड़ी चला देंगे, इकोनॉमी में गति आ जाएगी। वो ऐसा कुछ हुआ नहीं। प्रधानमंत्री को उनके भाषण पर मत लीजिए, प्रधानमंत्री काफी व्यवहारिक आदमी है, वो बोलते कुछ है और करते भी कुछ और ही है। हाँ, तो इसलिए नहीं, तो इसका मतलब ये है कि उद्योगपतियों को, जो औद्योगिक समूह है, उनको चिंता नहीं करनी चाहिए। ये एक पार्ट, मतलब रूटीन का हिस्सा है जो ये सारी कुछ कवायद उनको ये, या ये कि सचमुच में विजय माल्या के बाद में ये सब भले जो बड़े बड़े स्टील की कंपनियां हैं या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिनके ऊपर एनपीए बहुत है, उन सबको टाइट किया जाएगा? नहीं, आप टाइट करके क्या कर लेंगे? हाँ,
कंपनी सिक पड़ी हुई है, हाँ। या तो स्ट्रेटेजिक डेट स्ट्रक्चरिंग करें। उसमें ये होगा कि आप उन कंपनियों के शेयर खरीद लेंगे, हाँ। शेयर खरीद लेंगे और उसको बाद में बेच देंगे। हाँ। अब सवाल ये, अगर मंदी का दौर चलता रहा तो आपने शेयर खरीद भी लिए तो कम रेट, वो जो शेयर लिस्टेड है हाँ, तो उसके बहुत कम वैल्यूएशन है आज की। हाँ। अच्छा, और बैंक मैनेजमेंट तो चला नहीं सकती। जी। हाँ, इसमें यह है कि उनका कहना है, प्रधानमंत्री जी के कहने का खास अर्थ ये है कि भाई आप लोग जो पैसा लेते हैं वो जमाना भूल जाइए। असली मैसेज उनका ये है कि वो आप यूपीए 2 का जमाना भूल जाइए कि आप पैसे लेकर करके और पतली गली से निकल जाते थे, वो अब चलने वाला नहीं है। लेकिन बुनियादी सवाल ये कि जो पैसा लिया गया वो प्रोजेक्ट के ऊपर लिया गया, वो कोई बुनियादी पतली गली से नहीं। मतलब आप किंग फिशर वाली एयर में, उसके अंदर भी उसने भी अपने 4,000 करोड़ रुपए, या उसने भी अपना बिजनेस प्लान तो बनाया था। अब देखिए, आपने जो कहा, मलया ने अब लोन ले लिया किसके अगेंस्ट में? ब्रांड नेम पर। हाँ, ब्रांड नेम पर की भी एक वैल्यू तो होती है, बहुत होती है। वैल्यूएशन किसने की, किसी को पता नहीं है। यही तो सिस्टम है, यही तो बैंक का जो सिस्टम है उसी मौजूदा में तो हुआ। इस वही है ना, बैंकों ने अपना काम ड्यू डिलिजेंस वो नहीं किया कायदे। और वही जो मैं कह रहा था ना कि इतनी यूनियन बाजी होती है कि जो प्रोफेशनल इवैल्यूएटर्स हैं वो बैंक में कभी पब्लिक सेक्टर बैंक में एम्प्लॉय नहीं हो पाते, वो हायरार्की बनी हुई है। और दूसरी बड़ी बात है कि बैंकों में भारत सरकार अपना इतना बड़ा शेयर क्यों रखे? जी हाँ, ये किसी में 57%, किसी में 75% आपने रखा हुआ है। अरे भैया, आपको एक वोटिंग राइट ही चाहिए तो 25% पर वोटिंग राइट हो जाती है। उनको आप सोशलाइज कीजिए और प्राइवेटाइज कीजिए ताकि शेयर होल्डर कंट्रोल रहे। नहीं, लेकिन मुकुल जी फिर बुनियादी सवाल पर आई है कि क्या उद्योगपति और इस देश का औद्योगिक जो तमाम घराने वो चिंता में आज की तारीख में होने चाहिए, परेशान फंसे हुए होंगे, उनकी मनोदशा कैसी होगी? बहुत बुरी तरह उलझे में या लापरवाह होंगे? नहीं, लापरवाह नहीं होंगे। परेशान तो देखिए, परेशान तो प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट के पहले से ही है। ये हमारे समाज में एक बहुत गलतफहमी रही है कि पैसा बनाने वाला हर आदमी चोर है। पैसा बनाने वाला हर आदमी चोर नहीं है, वो एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर रहा है, बहुत पुण्य के काम भी कर रहे हैं। हाँ, तो ये है कि हर आदमी चोर नहीं है, हर उद्योगपति चोर नहीं है, और वो खुद परेशान है कि ये मंदी के दौर से कैसे निकले। असली संकट मंदी का, जिससे निकलने की चुनौती है। जी मुकुल जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है, प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं, या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।